नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बीजेपी की लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली जो आज बैठक हुई है कार्य समिति पर, उसी पर हम चर्चा करेंगे। कार्य समिति पर जीत का रोड मैप। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। आगे की भी रणनीति तय की गई है। सीएम योगी ने कहा कि 2027 में बीजेपी सरकार बनाएगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पर सीधा निशाना था। वहीं अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और आपको बहुत जल्द ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नज़र आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे परिवारवादी जातिवादियों ने अफवाह फैलाई, मुस्लिम वोटरों को डरा दिखाकर उनके वोट लेने के लिए नया तरीका तलाशने का नया शिकार किया। और क्या कुछ कहा भूपेंद्र चौधरी ने, वो सुन लेते हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी सम्मानित साथी कार्यकर्ताओं और बहनों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जनवरी 2024 में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिले थे। आज लोकसभा चुनाव संपन्न होने के उपरांत एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं। इस प्रदेश कार्य समिति के बृहद स्वरूप में आयोजित की गई, जिसमें हम सभी को कार्य समिति के समापन के सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जो हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, यहाँ की सबसे उर्वरा भूमि है, देश की आत्मा और हृदय स्थल है। भगवान श्री राम और कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है। यहीं पर बाबा विश्वनाथ जी का धाम है। वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाली भूमि नैमिषारण्य यहीं है। शक्तिपीठों से जुड़ी परंपरा यहाँ पर है। पूर्व में विपक्ष के लोग इस सामर्थ्य को समझ नहीं पाते थे, वे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, हमें हमारे धार्मिक तीज त्योहार मनाने के लिए रोकने का काम करते थे। लेकिन आज 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हमारी विरासत का सम्मान है। सही अर्थों में कहा जाए तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता के मन में पहले देश, फिर दल, अंत में स्वयं के हित रहते हैं। हमारा यह प्रदेश उसी दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि विपक्ष ने किस तरीके से लोगों को बांट दिया। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने कार्य समिति में जाते वक्त कई नेताओं से बातचीत की। एक बार वो भी सुन लेते हैं। दयालु जी हैं सर, आज बैठक में आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, किन बिंदुओं को लेकर चर्चाएं होनी है? संगठन का जो निर्देश होगा, हम लोग दिशा निर्देश प्राप्त करने आए हैं। कार्य समिति की बैठकें लगातार होती रहती हैं, तो आज सभी लोग जो है। अच्छा दयालु जी, ये भी है कि जिस तरीके से लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अभी देखा गया है कि बादलपुर के जो विधायक है उन्होंने आवाज उठाई है, क्या इन पे भी चर्चा होगी? ये आवाज नहीं है उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और पूरा प्रदेश इससे सहमत नहीं हो सकता। तो अब ये सब चीजों पे सबका अपना निर्णय है। सबको मेन मकसद 27 का रहेगा। 27 में को लेके जो चिंता करनी है पार्टी को करेगी। कार्य समिति की बैठक होगी है, और बैठक में जो है सब बात करने के लिए दिनेश शर्मा जी आए हुए हैं। सर, आज बैठक हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और समय समय पर पार्टी की बैठकें ये एक रूटीन प्रक्रिया है। और चूंकि चुनाव थे, इस कारण से प्रदेश कार्य समिति नहीं हुई थी,
अब सारे हमारे विधायकगण, सांसदगण, हमारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एक वृहद बैठक जो स्वरूप है उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संबोधित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप में ये जो प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत कि कार्यकर्ता अपने नेताओं से अपनी बात को रखता है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कैसे किया जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व होता है उसको मार्गदर्शन करता है। क्या लग रहा है कि आपके विधायक जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी क्या? इतना नहीं कहूँगा। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में चर्चा नहीं होती, उसमें संगठन में कार्यकर्ता की क्रियाशीलता कैसे हो इस पे दिशा निर्देशित होता है। चुनाव परिणाम आज भी बीजेपी नंबर 1 है, 41% से ऊपर हमारा मत आया है। समाजवादी पार्टी भी 33% हमसे 8 या 9% पीछे है। नंबर 1 हम थे और नंबर 1 हम हैं और 2027 में नंबर 1 हम रहेंगे। जो विधानसभा में हमको 2022 में 41% से ऊपर मिला था उससे भी ज़्यादा हमको इस बार मिला है। सीटों का जो लोकल इक्वेशन होता है उसमें अंतर जरूर आता है। जो भी जहाँ पर भी और मेहनत की ज़रूरत होगी पार्टी करेगी और पार्टी की शुरुआत 2 सीटों से हमने शुरुआत करके आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है और आज सबसे बड़ी पार्टी हम है। निश्चित रूप में आप मान के चलिए अब 2/3 नहीं 3/4 बहुमत 2027 में आएगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का अटल विश्वास है। समिति की बैठक जो है, मैं जितिन प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर बात बहुत बहुत बधाई है के न्यूज़ की तरफ। धन्यवाद के न्यूज़ को शुभकामनाएं। सर आज बैठक में किस तरीके से क्या आज कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए हैं? अब आए हैं, आज पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता नेतागण समस्त लोग आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है। अब इसके बाद देखिए आज बताएंगे क्या चर्चा होती है। आज समिति की बैठक में मोहसिन रजा जी पहुंचे हुए हैं और इस समिति को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं 27 में कुछ नया करने, क्योंकि विधायक भी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ इस बैठक में क्या निकल के आने वाला है? देखिए हर एक लोकतंत्र है और सभी जनप्रतिनिधि हैं, अपनी अपनी बात सभी रखते हैं और प्रदेश कार्य समिति में हमेशा प्रदेश के सारे ही अपने जनप्रतिनिधि आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, संगठन महामंत्री होंगे, सभी लोग होंगे। यहाँ पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान होगा कि कैसे हम 27 में जिस तरह से हमने 17 में और 22 में जीत हासिल की है, 27 में कैसे हम बड़ी जीत हासिल करें उसको लेकर। क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा कि थोड़ा सा कहना चाहिए 24 के परिणाम को लेकर कहीं ना कहीं एक बात होती है, तो ये चुनाव है, कभी थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। कहाँ कोई कमी अगर रह गई है उसको हम दुरुस्त करने के लिए प्रदेश कार्य समिति में ये सारी चीजें चर्चा में लाएंगे। 24 के जो परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है, ये सच है, लेकिन अब कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में 27 के। देखिए दायित्व तो बदलते रहते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये संगठन तय करता है और पार्टी तय करती है सरकार में कौन रहेगा, संगठन में कौन रहेगा, कि उसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वाह करेंगे। आज समिति की बैठक में इस समय जो है मथुरा से विधायक भी यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या आज चर्चाएं होने वाली हैं, किन बिंदुओं को लेकर के आज बातचीत होने वाली है? क्या लग रहा है, नाराजगी है कार्यकर्ताओं के अंदर? राधे राधे, मैं पूर्ण प्रकाश विधायक मथुरा। जब कार्य समिति की मीटिंग होती है तो नाराज़गी नहीं रहती है। जितने हमारी भारतीय जनता पार्टी जहाँ प्रदेश में हो जहाँ देश में हो सबसे बड़ी अपनी बहुत बड़ी पार्टी है। आप जैसे कि ये हमारा साल में जो कार्यक्रम रहता है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी विधायकगण सभी यहाँ पर हैं। ऐसी नाराज़गी का कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक बात आती है तो ऐसे के कार्यक्रम आयोजन करके तो एक पार्टी का अपने आप में बड़प्पन लगता है। कि रमेश मिश्रा जी ने एक वीडियो वायरल किया, उन्होंने कहा उसमें कि 27 में बड़े बदलाव की जरूरत है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो हमारा अभी पार्लियामेंट का चुनाव होकर चुका है उसमें कुछ हमारी अपनी क्या कोई कमियां रही थी, क्या रही थी। कार्य समिति में बैठने का तात्पर्य यही रहता है और उन्होंने जो कहा कि उसको यहाँ से उसको गलत ना ले जाके हम अब पॉजिटिव लेके आवे। अब आप वो जो है
मीडिया बंधु हैं, आपका तो जो हुक्म होता है उनको बजाना पड़ता है। क्या सुझाव होने वाले हैं आज अंदर? अच्छे सुझाव होंगे, अभी आपको लौट के बताएंगे तब ये चीज़ क्या बात है। तो ये थे पूरन प्रकाश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नए बदलाव होने हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ में हैं। आज इस बैठक में बहुत कुछ चर्चाएं होने वाली हैं, जिन पे 27 की तैयारियां, रणनीति भी निर्भर करती है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की हमारी प्रदेश कार्य समिति बैठक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, तमाम लोग यहाँ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य समाज के बीच में रह के समाज के विकास को सुनिश्चित करना है और कैसे अपने समाज को विकास के पथ पे तेजी से आगे ले जाएं, यही आज चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। कुछ विधायक जो नाराज दिख रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। अभी जैसे रमेश मिश्रा जी ने एक वीडियो जारी किया कि 27 में आवश्यकता है जरूरत की बदलाव की, उस पर भी चर्चा होगी। कोई माननीय विधायक है, कोई भी सदस्य नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और राष्ट्र हित सर्वोपरि हम सबका लक्ष्य है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। इतनी बड़ी पार्टी है, 7 राज्यों की आप बात करते, 7 अभी चुनाव हुए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकली है। एनडीए को 2 ही सीट मिली हैं। देखिए, जो चुनाव है एक सतत प्रक्रिया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम अपने जो परिणाम है इसको और बेहतर बनाते हुए अपने समाज को आगे ले जाएंगे। ये थे अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार बदलाव हो रहे हैं और उसी कड़ी को लेकर के आज इस समिति की बैठक होगी। फिर अगर बैठक में कुछ बड़े फैसले अगर लिए जाएंगे तो वो स्वीकार किए जाएंगे। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। बिल्कुल, आपने बयान सुने। हार की समीक्षा होगी और जीत का संकल्प की भी बात सामने आई है। JP नड्डा, CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है, ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री श्री असीम, और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा, हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया था। लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय, क्या ये मान्यवर कांसी राम जी के नाम पे नहीं था? क्यों चेंज कर दिया गया?
ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के महागुण महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए। तो ये जो बातें हैं, इनसे कई वर्गों को संजोने का काम किया है। चाहे वो अंबेडकर जी की बात हो, चाहे वो रोड पर तार हटने से मुहर्रम से जोड़कर अपनी बातों को कहना हो, जो कहते आए हैं। अमूमन सीएम योगी आदित्यनाथ पुरानी लय पर फिर से वापस आ गए। संदीप मिश्रा ने पूरी कार्य समिति बैठक में मौजूद रहे, पूरी कार्य समिति को बहुत अच्छे से देखा। संदीप का रुख करेंगे। और संदीप, जरा दर्शकों को बताइए कार्य समिति में क्या हुआ। केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान कार्यकर्ताओं को लेकर, और भूपेन्द्र चौधरी ने भी कहा कि हमें बिल्कुल हताश नहीं होना है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे विशाल, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आज की कार्य समिति पे जिस तरीके से सभी प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लगभग 300 बड़े पदाधिकारी थे, लगभग 2500 के आसपास जो है जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके थे, वो सभी इस आज आयोजन में सम्मिलित हुए थे बैठक में। इसके बाद से लगातार जो है चर्चा पर चर्चा चलती रही और इसके बाद से तमाम विषयों पर जो है बातचीत हुई है कि कैसे इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियों में करनी है। किसी के बहकाने में नहीं आना है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। और इसके साथ साथ उन्होंने जब बोलने के लिए जब भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष मंच पे आते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भस्मासुर की पार्टी है, कांग्रेस भस्म कर देती है, किसी भी पार्टी को पहले जोड़ती है, अपने आप को खड़ा करने के लिए पहले तो वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है उन्होंने भस्मासुर का रूप दिया है। और इसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव को सचेत रहने के लिए कहा गया है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से सचेत रहें। इसके साथ ही साथ में यह भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। साथ में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब संबोधन शुरू होता है तो उन्होंने साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जगाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने डिजिटल ध्यान देने के लिए कहा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जब 2024 के चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तब किसी ने कोई नहीं समझ पाया कि आखिर कहानी क्या चल रही है, कैसे विपक्ष जो है सोशल मीडिया पर हमलावर था, कैसे विपक्ष को जवाब भारतीय जनता पार्टी के वो सोशल वर्कर जो है वो नहीं दे पाए हैं। उसको जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को खड़ा रहना पड़ेगा। हर एक कार्यकर्ताओं को जूझ करके उनके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट में जा करके उनको जवाब देना होगा। इस तरीके से जवाब देते हुए उन्होंने कहा है। इसके साथ ही साथ जब जेपी नड्डा का संबोधन शुरू होता है तो जेपी नड्डा भी साफ तौर पे कहते हुए कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हैं कि लगभग जो है 15 राज्यों की अगर बात करते हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो है खाता तक नहीं खुल पाया था। तो इस तरीके से उनके जो बयान थे वो सामने निकल के आए, यानी कि कहीं ना कहीं जो आज जो प्रदेश के जो अपने पदाधिकारी जो कार्यकर्ताओं को जो आज बुलाया गया था, उनसे जो समीक्षा की गई, उनसे जो राय लिए गए, उनके जो मशवरे लिए गए, फिर उसके बाद से साफ तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने भी कहा कि जिस तरीके से इकोनॉमी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बढ़े हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत में जगह जगह एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह रोडों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। तमाम चीज़ों का जो गुणगान है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अंदर जोश भरते हुए नजर आए। तो ये माना जा रहा है कि आज की जो समिति है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर रखा गया है और अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से 27 की तैयारी को लेकर जोश भरते हुए नजर आए हैं। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कार्य समिति की बैठक में जो नेताओं की नाराजगी बताई जा रही थी कि भाई भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि हमें हताश नहीं होना है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है कार्यकर्ताओं के लिए। संदीप,
बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पार्टी में जो अभी बीच में कुछ बयानबाजी होती है, यानी कि साफ तौर पे जो बयान आते हैं, जो पार्टी के ही पदाधिकारी होते हैं, विधायक होते हैं, उनके बयान आते हैं, उस पर भी चर्चा की गई कि आखिर किसी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब योगी आदित्यनाथ मंच पे आते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो उछल कूद कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, साफ तौर पर पूरी तरीके से। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर बयानबाजी इधर उधर करते हैं आप, तो इससे पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जब दूसरों के मन में आपकी पार्टी के विषय में ऐसा सब रखा जाएगा तो एक निगेटिविटी डेवलप होगी, तो वो निगेटिविटी से बचना है साफ तौर पे। इसके कांग्रेस को इसीलिए साफ तौर पे उन्होंने टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में जो बसपा सरकार है या अन्य जो छोटे मोटे घटक दल हैं, उन सब पर जो है आज निशाना साधते हुए इसमें संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा गया है। महत्वपूर्ण बातें इस वजह से कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लगभग सुबह 9 बजे से बैठक शुरू होती है और 5 बजे बैठक खत्म होती है। तो ये विशाल, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो सेशन चले हैं, उन सेशन में कई मंडल के लोगों को अलग अलग तरीके से बातचीत बिल्कुल। की गई है। अब मुझे संदीप इस चीज का इंतजार है कि जल्द ही जब अब ये कार्य समिति हो गई, लगभग 2500 कार्यकर्ता आ गए, इसमें मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, तमाम लोग होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब देखना होगा कि अब कोई आपसी विवाद ना हो और लोग कम से कम ये ना कहें कि भाई फला नेता हमारी नहीं सुन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप आपका। इसी के साथ यूपी की लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की कार्य समिति बैठक खत्म हो गई है। अभी इसके बाद जो नेताओं का, फिलहाल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके बिना नाम लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया गया है, मुझे लगता है कि कुछ दिन में भाजपा और एग्रेसिव अटैक पर आ जाएगी। इसी पर रुक करेंगे। हमारे सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है सर आपका। हयाज उमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। आजम खान साहब हैं, सपा प्रवक्ता। अब्दुल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले तो आजम भाई आप ही के पास आएंगे। आप लोग बताइए, मुहर्रम में तार ऊपर नीचे करा देते थे और बड़े आरोप लगाए माननीय सीएम जी ने आपके ऊपर। विशाल जी, अफसोस है कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार भाजपा से ये कह रही है कि आप धर्म का नाम पे जो खेल खेल रहे हैं वो ना खेलिए। अयोध्या राम नगरी हार जाते हैं और कल केदारनाथ हार जाते हैं और बहुत सारे ऐसे शहर जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, वो सारे शहर भाजपा हार जाती है। यानी जनता क्या कहना चाहती है? जनता ये कहना चाहती है कि आप प्लीज विकास की राजनीति करिए, बेरोजगारी की समस्या दूर करिए, किसानों की समस्या दूर करिए। पेपर लीक जो हो रहा आप उस पर जरा ध्यान दे देते। मुहर्रम का जुलूस तो सदियों से निकलता रहा और निकलता रहेगा। आप ठीक है, प्रशासन उसे जैसे निकलने देगा वैसे निकलेगा, लेकिन जो पेपर लीक हो रही है, जो बेरोजगारी है, जिस वजह से भाजपा की ये दुर्दशा हुई है, भाजपा उस पर अभी भी विचार नहीं कर रही है। अभी भी सारी चीजों में वो धार्मिक एंगल खोजने की कोशिश कर रही है। यानी किसी तरह से धर्म का फुट हो जाए और चीज पतली गली से निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता अब उन्हें धर्म के नाम पे पतली गली से निकलने नहीं देगी। बिल्कुल, धर्म के नाम से निकलने नहीं देगी। लेकिन एक बड़ा आरोप आप लोग पे भी तो है कि आप नाम बदल देते हैं, आप लोगों को परेशान करने का काम करती थी आपकी सरकार। त्यौहार नहीं मनाने देते थे, आपने लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीत लिया। और कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन करके बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, वो तो भस्मासुर आपको खत्म कर देगी, ऐसा कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। भाजपा से बड़ा भस्मासुर कोई है क्या? भाजपा अपने अलाइंस को कैसे खा जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिवसेना उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे जी को कहाँ छोड़ा उन्होंने आज। इसी तरह से बहुत सारे दल हैं जिनको भाजपा, जो उनके अलाइंस थे वो आज उनके अलाइंस नहीं है, उन्हें तोड़ फोड़ के नेस्त नाबूद कर दिया। अब खाली 2 दल बचे हुए हैं, टीडीपी और जेडीयू। अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा क्या वो भाजपा के साथ खड़े रहें या सही समय पे रास्ता देख लें, नहीं तो उनका वही हाल होगा जो उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का किया था।
तो हमारे ऊपर वो हमारी चिंता ना करे, कह दीजिए भाजपाइयों से वो अपनी चिंता करे, जनता उन्हें खदेड़ने पे अरे एक अच्छे पड़ोसी का, अरे वो तो एक अच्छा नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चिंता हो, आपकी चिंता कर रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, गलत चिंता करें ना, वो अपनी चिंता करें। जनता जिसको खदेड़ने लगेगी उसको चिंता अपनी करनी चाहिए। जनता तो हमें सराखों में बैठा रही है। अभी कल आपने देखा 13 में 10 सीटें इंडिया जीतने में कामयाब रही। तो इंडिया ब्लॉक का इसका मतलब जनता के प्रति विश्वसनीयता बढ़ रही है। जब हमारी विश्वसनीयता बढ़ रही है तो हमारे ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है कि आपकी विश्वसनीयता यानी भाजपा की विश्वसनीयता घट क्यों रही है, इस पे उन्हें मंथन करना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने इस पे मंथन नहीं किया। जहां तक हमें कार्य समिति की जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ने को मिला, अभी भी वही धर्म अधर्म की बात, यानी वो धार्मिक है, विपक्ष अधार्मिक है, वो सदाचारी है, विपक्ष भ्रष्टाचारी है, और वो राष्ट्रभक्त है, विपक्ष राष्ट्रद्रोही है। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करते रहे, बुनियादी मुद्दों पे अभी भी नहीं आया। यानी विकास क्यों नहीं हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, खाद्य महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। चलिए अब जवाब भी ले लेते हैं, अविरल मलिक से जवाब भी ले ले। अविरल जी, सुना आपने? चलिए आजम भाई जवाब ले लेते हैं, आजम भाई जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, बहुत समय बचा है। अविरल भाई जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कह रहे हैं, सबसे पहले इन्हें अपने लिए देखना चाहिए, अपनी पार्टी को देखना चाहिए, अपने नेता को देखना चाहिए और इंडी गठबंधन को देखना चाहिए। ये किस प्रकार से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को पलट दिया जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। और मैं इनसे जानना चाहता हूं, संसद के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की तब्दीली ला सके, मूल भावना को ठेस पहुंचा सके या उसको पलटने का प्रयास कर सके। ये संसद के पास अधिकार नहीं है। और अगर ये जानना चाहते हैं तो एक केशवानंद भारती केस पढ़ लें। केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का कार्य किया कि यदि सरकार बनती है तो संविधान को पलट दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। आपके नेता कहते क्यों थे ये? आपके नेता कहते क्यों थे? हमने मांगा था क्या? एक मिनट, इस विषय को मैं स्पष्ट कर देता हूं। हाँ। देखिए अमेंडमेंट्स पहले भी बिल्कुल होते कतई रहे, निजी राय मत बताइएगा मुझे, बिल्कुल कतई ये मत कहिएगा कि निजी राय थी। जी नहीं, मैं इस विषय को बिल्कुल नहीं कहूंगा। देखिए अमेंडमेंट्स पहले भी होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। इसीलिए ग्रामीण भाषा में गांव के लोगों के मध्य में जाकर वो अमेंडमेंट शब्द का तो प्रयोग नहीं करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए वो संविधान में परिवर्तन लाने की बात कहते थे, उसका इन्होंने गलत अर्थ निकाला। देखिए भैया अविरल भाई मैं आपको बताऊं ना, आप परिवर्तन भी बताओगे तो नहीं समझ पाएगा कोई। मैं लिख के दे रहा हूं, किसी गांव में कह दो परिवर्तन होने वाला है तो नहीं सुनेगा। जहां कहोगे बदला जा रहा है, यही हुआ है आप लोगों के साथ। अब आप कह रहे हो कि अमेंडमेंट और परिवर्तन और उसको क्लॉज बताने लोगों, ये सब कोई नहीं सुनेगा। आपको बैकफायर कर गया, हो सकता है 400 पार। आप कह रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नहीं एनडीए की सरकार बनी। अब मानिए आप इस बात को। अब तो लोग कह रहे हैं ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है ये। कहां भारतीय जनता पार्टी का नाम हो रहा है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, इस बात को आप बताइए। भैया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो ठीक है, सरकार किसकी कहें हम? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। नहीं, किस एंगल से आप इस विषय को देख रहे हैं वो एक अलग विषय हो मैं सकता कोई है। विषय को किसी एंगल से नहीं देख रहा हूं। जो मोदी जी ने कहा मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये मजबूत भारत की एनडीए सरकार है। अगर ये उन्होंने कहा नहीं तो मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। यहाँ सब लोग बैठे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे। उन्होंने ये नहीं कहा ये मोदी सरकार है, उन्होंने ये नहीं कहा। 4 जून के बाद तो ये शब्द ही नहीं कहे गए कि ये मोदी सरकार है। जी नहीं, ये कहना कि भाजपा की सरकार ही नहीं है, ये गलत है। हम कहां कह रहे हैं मलिक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, उसमें भाजपा गठबंधन का मुख्य हिस्सा है। मैं कहां मना कर रहा हूं? पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, 10 साल से भी एनडीए की ही सरकार थी। चलिए बिल्कुल, मैं जरा हयात उमर जी का रुख करूंगा।
हयात सर, अगर बात की जाए, कार्य समिति की बैठक है और वही देखिए पुरानी बातें फिर से आ गई हैं, नए लिबास में आई हैं। इस बार थोड़ा उनको और तराशा गया है कि भाई अब की तार को ले आए हैं। पहले कब्रिस्तान की दीवार थी, इस बार तार को आ गया है कि तार हटा दिए जाते थे और लाइट बंद हो जाती थी और तमाम चीज़ें बता डाली। लेकिन मूल मुद्दा यही है कि विधायक नाराज जो थे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है, मैं समझ सकता हूं, ये उन्होंने कहा। और भूपेन्द्र चौधरी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भाजपा उसी ट्रैक पर है जिस ट्रैक पर आज से 5 साल पहले या 10 साल कोई बदलाव। और भाजपा के बारे में जो कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, ये कार्य समिति की बैठक भी आत्मचिंतन की बैठक कम लगी, चुनावी रैली के तौर पे इसको ज्यादा लगा। पूरे तौर पे भाजपा के पदाधिकारी विपक्ष पे हमलावर रहे, बजाय ये देखने की हमसे कहाँ कमी रह गई, हमसे कहाँ चूक हो गई, हमने क्या गलतियां करी, कहाँ पर हमको अपने आप को ठीक करना है, कार्यकर्ताओं में किस बात को लेकर नाराजगी है, कौन लोग हैं जो आज भाजपा में बैठ करके पार्टी के अंदर भितरघात कर रहे हैं, कौन बदलाव चाह रहे हैं, इस पर कोई चर्चा इस पे हुई कि कांग्रेस सपा के साथ क्या करेगी, सपा ताजिया क्या करवा रही थी, चर्चा इस पर हुई कि संविधान को लेकर नैरेटिव फैलाया गया, आखिर आपने क्या किया। चिंता तो ये चिंता भाजपा कार्य समिति की बैठक थी, तो इस पर चिंतन होना चाहिए था ना कि हमारी सीटें कम क्यों हुई। इस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा इस पर हो रही है कि विपक्ष ने क्या किया। अगर आपको ये तो चुनावी रैली जैसा बैठक लग रहा था, क्या विपक्ष को लगातार कोस रहे हैं, कांग्रेस की गलतियां निकाल रहे हैं, अपनी आत्म प्रशंसा में लगे हुए, लगातार आत्म प्रशंसा का दौर चल रहा है, खुद ही अपनी पीठ ठोकी जा रही है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। तो क्या इससे 2027 में कुछ आप पा पाएंगे? सवाल ये है 2027 में अगर आप 2027 को लेकर के आप लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या इस तरह की कार्य समिति की बैठकों से, इस तरह के चिंतन शिविरों से कुछ निकल पाएगा? भाजपा को चिंता ये करनी चाहिए कि उसके अंदर क्या जो विद्रोह बढ़ता जा रहा है, जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। उसको ये चिंता करनी चाहिए थी कि आखिर जो कमियां रह गई थी इन चुनावों में, जो नैरेटिव उसने विपक्ष ने सेट किया था संविधान विरोधी, क्या उसके ऊपर कोई उसके पास काट है? सबसे बड़ी बात तो यही थी। अगर आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष ने गलत नैरेटिव सेट किया, तो आपके पास इसकी काट क्या है? इस पर आपने कोई चर्चा नहीं। आपने खाली जो अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल लगातार गिर रहा है, उसको थोड़ा सा जरूर उठाने का काम किया है कि नहीं भाई आप फिक्र ना करें, हम अपनी हार्ड लाइन जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हम जारी रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और इसी तरह से इन्हीं एजेंडों पे हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से हम वापस अपने सीटों को पा पाए। तो अगर ये भाजपा का ट्रैक है और भाजपा उसी पे ही आगे बढ़ना चाहती है, ये इसमें भी भाजपा ने आगे नहीं दिया, कुछ एक संकेत, दिशा संकेत होता है कि ठीक है भाई अगर मेरा हार्ड लाइन ट्रैक है तो मैं आगे का संकेत नहीं मिल रहा है, अब हम इस एजेंडे पे जाएंगे। तो इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। पूरी बैठक मैंने कवर करी, लेकिन कहीं पे एजेंडा क्लियर होने की मुझे लगा नहीं कि इसमें एजेंडा क्या है और किस विषय पर, मुख्य विषय पर चर्चा हो। वो कह रहे थे बिल्कुल वो एक शायरी है, मैं कहीं सुन रहा था कि एक महफिल में मेरे कत्ल की साजिश हो रही थी, मैं आया तो लोग बोल उठे कि बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। वही हुआ, इतना विरोध था, इतना सब कुछ था, लेकिन घूम फिर के बाद जब आई आपकी जब बैठक हो गई कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, संगठन महामंत्री आ गए, तो वहाँ लोग कह रहे जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। मन से ये नहीं सुनने के लिए कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा था। कार्यकर्ता ये गया था कि भाई मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं थाने अगर गया हूँ अपने लड़के की FIR कराने कि मेरे लड़के की हत्या हो गई है, तो मुझे 500 कार्यकर्ताओं के साथ एक थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विधायक कह रहा है मैं कमिश्नर के खिलाफ बिगल फूंक दूंगा। एक पूर्व मंत्री कह रहा है कि तहसीलदार भ्रष्टाचारी हो चुका है। एक कह रहा है जिस स्थिति में है, एक विधायक कह रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिनसे मुझे लगता है सब कतराते नजर आए। सुनील त्रिपाठी की तरफ चलेंगे। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस कार्य समिति? देखिए विशाल जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आज भी अहंकार से बाहर नहीं निकल पाई।
उन्हें चिंतन और मंथन इस बात की आवश्यकता थी, करना चाहिए था कि जिस प्रधानमंत्री की एक आवाज पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई, उसका उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो गया, क्यों हो गया? उनके कारणों पर कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा है। वही गांव वाली हाल कि तेरा मेरा मेरा तेरा बस। आप चिंता समाजवादी पार्टी ना करें। मैं निवेदन साथ कह रहा हूं भाजपा प्रवक्ता से कि जो आपका आधार वोट था वो खिसक रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, सबके बीच में उठते बैठते हैं। ये प्रदेश की आवाज जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी, महंगाई की पराकाष्ठा पार कर दी, और जिस तरह से आपकी पार्टी में बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सम्मान मिला, मैं तो ये कहूंगा कि किराएदार जो आपको वहां पहुंच गए वो आपके वफादार सिपाहियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और जो कोर वोटर आपका था वो कहीं न कहीं आपसे इन कारणों से भी दब गया। और मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा के सामने उसके सत्ता दल के लोग अगर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें, विशाल जी, ये बहुत चिंतक विषय है, इसको अहम से नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे परिवार के बच्चे हमारे सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे में कहीं कमी है, उस कमी को दूर करने प्रयास करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहंकार मैं आज भी देख रहा हूं, कुछ मान्यवर प्रवक्ताओं का अहंकार देख रहा हूं। अरे अखिलेश जी तो 43 पे, मैं इतनी पा गया हूं। जो मृत प्राय पार्टी पड़ी होकर और जीवित होकर खड़ी हो जाए आप सामने, तो समझ लीजिए आपके लिए खतरे की घंटी है। अब महंगाई पे आप बात कर लीजिए। आज हालात महंगाई कितने पहुंच गए हैं। दलहन तिलहन सब्जी कोई पूछने वाला नहीं है। व्यापारी लूट रहे हैं। जो मंडियों में सामान आ रहा है उसको स्टॉकिस्ट अपने पास रख लेते हैं। सप्लाई कम हो रही, रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में एक डीएम छापा मार रहे हो, बता दीजिए हमको आप। भ्रष्टाचार का आलम हमें विशाल जी, एक सीतापुर का पहला ब्लॉक पड़ता है, वहां ग्राम सभा रामपुर कला की जांच प्रधान और सचिव की बीडीओ ने किया, एसडीएम ने किया और तहसीलदार ने किया। कल जिला कृषि अधिकारी पहुंचे उस गांव में, और आज भी वो भ्रष्टाचार वैसे ही पड़ा हुआ है। ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी पैसा देके भ्रष्टाचार खत्म करके और बच जाते हैं। एक नहीं, मैं सीतापुर जनपद कम से 15 ब्लॉकों को बता दूं कि ये हाल है कि जमीन इस तरफ काम नहीं हुआ है। जल मिशन की बात करते हैं, जल मिशन में जो सड़कें गांव बनी थी किसी तरह से, उनको भी खोद डाला आपने। और जिस तरह से पाइप डाले गए हैं, जरा एक टीम भेज के आप जांच करा लीजिए, देखिए जल मिशन में कौन से 3rd क्लास पाइप आ रहे हैं। टंकियों से पानी नहीं आ रहा है। आइए बिजली पे, जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं उस पर चिंतन करना चाहिए था। देखिए ग्रामीण अंचलों में बिजली क्या हाल है। आपने साहब कटिया तो खत्म कर दी, मीटर लगवा दिया, उसके बाद अलग थाने बनवा दिए। मैं बिजली चोरी पचतर नहीं हूं, लेकिन क्या आपने बटलर पैलेस में कभी छापा मारा हो, बता दीजिए हमको आप। उस गरीब को वहां जो मानवर पहुंच जाए जिसके बाद झोपड़ी में मीटर लगा है, एक बल्ब जला रहा है, वोट देगा आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन बिंदुओं पर न ध्यान दी, 27 में समाजवादी पार्टी को आने से विशाल जी कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोग छोटे छोटे पत्रकार हैं, जन तक बीच बैठते हैं, देखते हैं। विशाल जी एक सेकंड, बिल्कुल जी प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। क्या उन्होंने सोचा है कि एक पिता अपनी बेटी को विदा करने में पायल और सामान सोने कैसे खरीद रहा है? 80,000 90,000 में सोना कर दिया आपने, 70 चांदी कर दी। गांव का आदमी अगर पूरा गेहूं गल्ला बेच डाले तो अपनी बेटी और बीबी के लिए एक पायल नहीं खरीद पा रहा है, और आप विदेशियों को बैठा के सोने थाली में खाना खिला रहे हैं। बड़ा निवेदन साहब कह रहा हूं विशाल जी, कई मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं कि गांवों में विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़कों के हालात देख लीजिए आप, बस से बदतर है। मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर फेल हुई। आज लखनऊ में देख लीजिए, विकास भवन, लोक भवन, मेट्रो में कितना गिनाऊं जो विकास किसने किया है? अखिलेश जी ने किया। अगर एक इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ वो बताइए हमको आप। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में योगी आदित्यनाथ जरूर तारीफ करूंगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश जी ने सुधार लिया होता तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आगमन दोबारा नहीं होता। लेकिन कोई चिंतन मंथन नहीं करना चाह रहा। इनके जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, उनके आवास पर मिलने गया। इलाहाबाद बनारस कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी गेट से बाहर गेट बंद कर दिया गया और उनको मिलने नहीं दिया गया। तो सोचिए, जब कार्यकर्ता आपका जो बेस है, वोटर है, वो आपसे दूर हो जाएगा तो किला कैसे फतह करेंगे भगवान ही जाने। यही कारण है कि अयोध्या, केदारनाथ
कई सीट ऐसी सीटें महत्वपूर्ण हारे हैं भारतीय जनता पार्टी लोग, फिर भी अहम नहीं खत्म हो रहा, चिंतन और मंथन नहीं हो रहा कि जनता हमसे दूर हो रही। सुनील जी मैं जवाब ले लूं, मैं अविरल मलिक से जवाब ले लूं क्योंकि समय की बाध्यता है। अविरल, आप सारी चीजें सुनिए, आपने हयात उमर जी को भी सुना और सुनील त्रिपाठी जी को भी सुना। बड़ा निवेदन किया गया आपसे कि भाई इन मुद्दों पर भी अपनी पार्टियों तक बात पहुंचाए, इन मुद्दों पर भी बात की जाए। जी नहीं, निश्चित रूप से इन विषयों पर विचार किया जा रहा है। और जहां तक मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव के शासन की बात है, तो जिस प्रकार से उस समय दंगे हुआ करते थे, माफियाओं इसी में हार गए विशाल जी, अविरल जी, इसी में अखिलेश जी हार गए, वरना विकास कामों में उनको प्रथम प्राथमिकता देता हूं और मैं नहीं, हर मीडिया देती जो कार्य किया उन्होंने, लेकिन दंगे ही बर्बाद कर दिए अखिलेश जी को। केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही रहा। हाँ, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पर नहीं। मीडिया कितना सहयोग, आज समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी तो सचिवालय पास तक बंद कर दिया। मेरे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, पूछे इनसे कि सचिवालय के पास मानता है, जिस तरह से रौंदा है आपने मीडिया को, कल लाखों लोग आपसे नाराज है, 2 लोग नाराज नहीं, सचिवालय के पास कैंसिल, मानता है कैंसिल, विज्ञापन कैंसिल। चलिए अविरल जी का जवाब ले लेते हैं जरा। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से उस समय दंगे हुआ करते थे, दंगों में लोगों की जाने जाया करती थी। मैं भी कहता हूं, अच्छी बात है। जिन लोगों की जाने जाया करती थी, जिन लोगों के परिवार उजड़ा करते थे, उन लोगों के लिए रोजगार का क्या महत्व रह जाता होगा, इस बात को भी बताना चाहिए। और कौन सी सड़कों का उनके लिए महत्व रह जाता होगा, जिनकी जान ही नहीं बचेगी, उनके लिए क्या महत्व रहेगा सड़कों का, उनके लिए क्या महत्व रहेगा किसी विकास का जो अखिलेश यादव करते रहे होंगे। तो जिस प्रकार से उस समय दंगे होते रहे, माफियाएं बढ़ते रहे, तो जिस प्रकार से चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए, अतीक अहमद की बात कर ली जाए, जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया करते थे, जरा ब्रजेश सिंह की बात कर लीजिए मानवर। ब्रजेश सिंह जी उनकी बात को पूरा होना चाहिए, फिर मैं बात करता हूँ। सुनील जी उनकी बात को पूरा सुन लीजिए। देखिए जिस प्रकार से उस समय परिवारवाद को बढ़ावा मिला, जातिवाद को बढ़ावा मिला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, ये सबको मालूम है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आजम जी यहाँ मौजूद हैं, इन्हें भी मालूम होगा किस प्रकार से केवल एक ही परिवार पूरे उत्तर प्रदेश को चलाया करता था। लेकिन भाई साहब, अविरल भाई, मैं थोड़ा दो सेकंड आपको रोकूंगा। आपने बैठक उनके परिवारवाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलेज को किसका नाम दिया, इसके लिए तो नहीं बुलाई थी आपने। ये आप अपनी कार्य समिति की बैठक में अखिलेश यादव से कह रहे हो कि आप वो कांग्रेस भस्मासुर है। आपको पता है आपने एक पार्टी से गठबंधन किया जिसने आपको पूरे पूर्वांचल में एक सीट नहीं दिलाई है। उसका एक विधायक पेपर लीक में फंसा है, 2 विधायक बल्कि, एक निषाद पार्टी के हैं विपुल दुबे, एक बेदीराम। इस पर चर्चा होती नहीं कि भाई कुछ गलत फैसले तो नहीं लिए। चर्चा हो रही कि अखिलेश को कौन खत्म कर देगा, उनकी पार्टी को कौन डैमेज कर देगा। क्या मतलब है इससे कि समाजवादी चिंतन शिविर में बात हो कि मोदी जी ने आज बताइए ये फैसला ले लिया, गलत था अपनी पार्टी के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। कार्य समिति में मतलब के कार्यकर्ताओं की बात होती, तभी तो कार्य समिति है ये। नहीं, देखिए कुछ सीटों पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो उस विषय में बिल्कुल सटीक जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से इनके द्वारा झूठ परोसने का काम किया गया, झूठ फैलाने का काम किया गया, संविधान के विषय में इन्होंने झूठ फैलाने का जो कार्य किया, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में लोग वोट करते थे कुछ सीटों पर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर हार का सामना करना मैं कह रहा हूं इन सीटों पर चर्चा मत करिए। चर्चा ये करिए कि प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख से क्यों जीते, स्मृति ईरानी इतने बड़े अंतर से क्यों हारी, अर्जुन मुंडा इतने बड़े अंतर से क्यों हारे, गृह राज्य मंत्री इस देश का क्यों हारा चुनाव। इस पे चर्चा हो जाए ना तो आप सारी सीटों का, 80 सीटों का नहीं, पूरे जितनी सीटें आप हारे हो देश में, सब आपको समीक्षा पता चल जाएगी। लेकिन फोकस आपका गलत जगह है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए इन चुनाव में लोकल लेवल के इश्यूज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय भैया मैं आपको दो शहरों की रिपोर्ट बता दे रहा हूं, 2 शहरों की। भैया मैं आपको बस 2 शहरों की रिपोर्ट बता दूं। आज मैंने पढ़ी कि जिन्होंने बीजेपी का पटका पहनकर चुनाव से पहले अपने आप को बीजेपी में शामिल कराया, नाम नहीं ले रहा हूं शहर का, वहां पर वही लोग चुनाव वाले दिन कोई सपा के बूथ पे था तो कोई कांग्रेस के बूथ पे था। जी नहीं, अनेकों कारण हो सकते हैं, उनकी चर्चा निश्चित रूप से की जा रही है, आकलन किया जा रहा है, लेकिन एकमात्र जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने झूठ फैलाया, झूठ परोसने का कार्य किया, जनता को गुमराह करने का कार्य किया, वोटर्स को गुमराह करने का कार्य किया, यही एकमात्र मुख्य बिल्कुल। चलिए जो मकसद था, जिसमें अब इसकी काट आप ढूंढो, इसकी काट आप ढूंढो। इसी चैनल पे मुझे याद है 2019 का या 17 का चुनाव था, और 17 का चुनाव था, और अमित शाह जी से इसी चैनल के
हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने सवाल पूछा था कि जो रस्ते का माल सस्ते में खरीद रहे हैं इनसे क्या हासिल होगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, रस्ते का माल सस्ते में बीजेपी को लग सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन वो लोग आपको डेंट करने का काम कर रहे हैं, आपकी नीतियों को गलत तरीके से प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं आजम खां की तरफ जाऊंगा। आजम खां, आपकी पार्टी पर आरोप जो लगते हैं ये नए नहीं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं उन्हें। मतलब डिफेंड इन सेंस कि आप उनका बचाव भी कर ले कि नहीं हमारी पार्टी ने नहीं कहा। आपकी पार्टी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हुई। आपकी पार्टी में ये कहा गया कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये आप लोगों ने सिद्ध होने दिया ना अपने ऊपर, वरना किसकी हिम्मत थी ऐसे कह दे। आप लोग इतना, आपने मेट्रो बनाई, आपने तमाम पुल बनवा डाले, उस पर आप लोग बात ही नहीं किए। ये सब मीडिया के नैरेटिव्स थे जो अरे अजीत सिंह को हम लोगों ने बताया था क्या? स्वर्गीय अजीत सिंह को हम बताने थोड़ी गए थे कि उमर भाई बताने गए थे। समाजवादी पार्टी मीडिया दूसरी बात, आज का एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश रेप और हत्या में नंबर 1 पे है। ये एनसीआरबी का ताजा डाटा ये कह रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था सुधर गई है अगर उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के डाटा में नंबर 1 पे कैसे है? और बहुत सारी चीजों में अभी भी एनसीआरबी जो क्राइम रिपोर्ट आती है उत्तर प्रदेश 1, 2, 3 नंबर पे है। यानी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश 28वें नंबर पे हो, ऐसा नहीं है। अगर ये तो सिर्फ मीडिया का परसेप्शन है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री खुद कहता है कि मेरे 42 साल के कैरियर में पहला मौका है जहाँ तहसील और थानों के अंदर भ्रष्टाचार है। अब आप कहोगे क्योंकि मीडिया नहीं कह रहा, जिसके जनता तक नहीं पहुंच रहा। जब एक पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह रहा है और भाजपा का ही मोती सिंह कह रहे हैं कि 42 सालों के कैरियर में, मैंने राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा थाना और तहसील का भ्रष्टाचार नहीं देखा, तो आप कैसे कह सकते हैं? बस ये है कि इनका भ्रष्टाचार और मीडिया में नहीं था, अब मीडिया उसे दिखाने लगी है। आपको बता दूं आजम भाई, अभी मैं इसी डिबेट का अगर पहला पार्ट आप देखोगे ना, मैंने स्टार्टिंग ही इसी से करी और हयाज उमर जी से मैंने सवाल ही यही पूछा है। ये घूम फिर के मीडिया को टारगेट मत किया करो। सबसे सस्ती मीडिया विशाल जी ना। अरे सस्ती महंगी की बात नहीं है, मीडिया के पीछे मत पड़ा करो भाई। मीडिया अगर अपना काम कर रही है उसको कर लेने दो, अभी नहीं करेंगे तो आप ही लोग कहेंगे। अब ऐसे तो मीडिया को आप सुन लीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या कहते हैं पत्रकारों को जी, क्या कह दिया बताइए। अरे क्या क्या कहते हैं आपको खुद पता होगा, मैं ऑन स्क्रीन बता दूं मैं क्या कहते हैं। अरे आप मीडिया को कह रहे हो कि मीडिया का नैरेटिव। भाई चौधरी अजीत सिंह का बयान था ना, ये हमारा बयान था, वो चौधरी अजीत सिंह का बयान था। वो सही करें आप। ये बयान अभी राजेंद्र सिंह मोती जी ने दिया है। मैं मोती सिंह का कल मैं पूरा शो कर चुका हूं, उस पर मैंने पूरा शो किया है। मैंने कल भी मैं आपको भेज दूंगा, मैंने क्या सवाल पूछे ये भी मैं आपको बता दूंगा। भ्रष्टाचार भाजपा में नहीं है। अरे ये जो कहते हैं गलत कह रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार नहीं है। नेता अखिलेश यादव की तरह ही भाषण दे रहे हैं, ये अपने नेता की तरह ही भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार है। भाई साहब आप मुझे लगता है उस टाइम अपना जिस दिन ये मान लेंगे कि भ्रष्टाचार है उस दिन इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए मैं फाइनल कमेंट लूंगा हयात उमर जी से। हयात जी, देखिए ये बहुत आसान होता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो ठीकरा हुए अपनी गलतियों का वो मीडिया के सर पे कोट देना विपक्ष पर। सपा ये गलती बहुत पहले से करती आ रही है और भाजपा ने गलती शुरू। आज की पूरी कार्यसमिति की बैठक में कहीं पर भाजपा ने अपनी गलतियों पर, अपनी कमियों पर कोई चर्चा नहीं की और पूरा का पूरा ठेका विपक्ष पर, उसके नैरेटिव पर और मीडिया के कुछ हिस्से पर थोपने की कोशिश करी कि गलत तरह से आपको प्रोजेक्ट किया था। देखिए राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज है। कांग्रेस के पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित बहुत कम, लेकिन परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस जबकि न 2G साबित हुआ, न टेलीकॉम आपका घोटाला साबित, न बोफोर्स का साबित हुआ। परसेप्शन बन गया कि भाजपा कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और इसी परसेप्शन को आगे बढ़ा करके मोदी जी ने 2014 में वोट मांगे और पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया। आज भाजपा और भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल करके धो धा करके खड़ा कर देती है। इस बात को लेकर के कार्यकर्ता भी डिफेंसिव मुद्रा में है, उनके पास बचाव नहीं, कोई इस बात का जवाब देके बचाव नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है।
इसी तरह से महंगाई के मुद्दे पर ये परसेप्शन बन गया है कि भाजपा की सरकारों में महंगाई बढ़ती है। इसका कोई तोड़ नहीं है। आप लगातार इस पे आपको बात करते हैं कि महंगाई को लेकर के क्या करेंगे, आप कैसे आम जनता को राहत पहुंचाएंगे, कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाएंगे। आप समझिए पहले कि आज का डेट में ये किराना के सामान से लेकर के सब्जियां, खाद, दूध, मतलब आदमी के बजट से बाहर हो जा रहा है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना तो आने वाले चुनावों में, उपचुनाव में भी नतीजे कुछ और ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हयात उमर जी आपका, सुनील त्रिपाठी जी आपका, आजम खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवर मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हार की समीक्षा, जीत का संकल्प, लेकिन वही बात है। ऐसा भी हयात जी ने बताया और हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने भी वो चीज़ें बताई कि भाई कार्यकर्ताओं को सिर्फ बूस्टअप किया गया है, मूल मुद्दे अभी भी गायब थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्यकर्ता रिस्पांस करते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही परेशान हो रहा था, लेकिन आज की हुई कार्य समिति की बैठक से बात मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो थोड़ी बहुत अड़चन होगी वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।